नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का एप्लीकेशन के इस लाइव बैच में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद है। और चूँकि 2-3 दिन क्लास एप्लीकेशन पर किसी हाल में किसी कंडीशन में मिस नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें जो है वो हो रही थी। अब सब कुछ प्रॉपर स्मूथ है, प्रॉपर ठीक है, तो क्लास रेगुलर लगेगी अब हमारी। ठीक है डियर्स, चलिए तो शुरू करते हैं। पूनम, किरण, स्वागत, मोस्ट वेलकम एक बार पुनः आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। कुल शाखाएं हम लोगों ने 14 पढ़ी थी और मैंने आपको बताया भी था कि निश्चित तौर पर यहाँ ये जो ट्री है ये मनोविज्ञान का ट्री है और मनोविज्ञान के इस ट्री में 14 ब्रांचेज हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ गाइड बुक्स में, कुछ लोगों के बुक्स में आपको 21, 20 ऐसे बहुत सारी मतलब अलग अलग संख्या में ब्रांचेज मिलती हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते हो तो वे सभी उप शाखाओं के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 2014 के आसपास ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और वो भी पीजीटी लेवल में, फर्स्ट ग्रेड में, जहाँ पर इसकी संख्या पूछी हुई थी। मनोविज्ञान की कुल ब्रांचेज कितनी है, शाखाएं कितनी है, तो 14 इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है, खैरादी बेटा नमस्ते, स्वागत। तो इसी प्रकार हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी। फिर 14 शाखाओं का एक तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट नाम पता होना ही चाहिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का पीजीटी और टीजीटी लेवल का ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जहां पर एक प्रश्न ऐसा ना पूछा गया हो कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। इट मीन्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान की टेरिटरी में, मनोविज्ञान की ब्रांचेज में, मनोविज्ञान के स्कोप में कौन शामिल नहीं है। इट मीन्स इन 14 के अलावा जो नाम होगा वही शामिल नहीं है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आज तक का इतिहास साक्षी है इस बात के लिए। बिल्कुल बेटा, नमस्ते, स्वागत। नेहा, नर्मदा, किरण, बहुत बहुत दिल से स्वागत बेटा आप सभी का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का। और सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब आप निश्चित तौर पर लाइव सेशन में आके डिस्कस करते हैं ना, तो एक्चुअली इस लाइव सेशन का एक बड़ा बेनिफिट है। बाकी बेनिफिट्स तो छोड़िएगा, एक बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको मेरे साथ लाइव आकर के आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक शेयर कर सकते हो। बस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। सुमित्रा वालिया, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत। आपका भी पहली बार मेरे लाइव बैच में शामिल हुए हो, चलिए अच्छा है। और इस बैच का कुछ अलग ही मज़ा है, आप समझते जाइएगा, ढंग से पढ़िएगा। जो बाकी जगह आपको कहीं पर नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं इतनी डेप्थ में जाकर पूरी एनसीईआरटी का जो है ना कंक्लूजन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस बैच के माध्यम से। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे, तो ये 14 ब्रांचेज में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा ही बनेगा कि निम्न में से कौन सी शाखा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती है, शामिल नहीं होती है। तो ऐसा प्रश्न जरूर बनेगा। उसको आपको कैसे ध्यान रखना है, जब अगर आपको ये सारी की सारी ब्रांचेज याद होंगी, कौन कौन सी, सामान्य, असामान्य, पशु, समाज, बाल, किशोर, प्रौढ़, औद्योगिक, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, निदानात्मक, है ना, परा अतीन्द्रिय या फिर शिक्षा मनोविज्ञान, तो आपको ये ध्यान होना ही चाहिए। एक प्रश्न पूछता है कि कौन शामिल नहीं है और उसमें राजनीतिक मनोविज्ञान देता है, तो राजनीतिक मनोविज्ञान इज नॉट ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, नॉट ए स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, नॉट ए टेरिटरी ऑफ साइकोलॉजी। अक्सर ये प्रश्न पूछता है। या फिर आर्थिक मनोविज्ञान, तो आर्थिक मनोविज्ञान जब आपको, हाँ आर्थिक मनोविज्ञान को मैंने औद्योगिक के साथ जोड़ा था, लेकिन ये प्रॉपर वाकई अगर देखा जाए तो औद्योगिक मनोविज्ञान, जिसे आप लोग आर्थिक कह सकते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन में, जब विकल्प ऐसे हों कि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में एक कंडीशन उपस्थित होती है, बस केवल एक कंडीशन में,
तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में आर्थिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की शाखा में शामिल नहीं होती है। क्लियर है बेटा? चलिए उसके बाद अगला, फिर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सारी शाखाओं की बात की थी। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य औसत बालकों का करता है। असामान्य जो सामान्य से भिन्न है, या तो प्रतिभाशाली है, या मंद है, या पिछड़े हैं, है ना, या स्पेसिफिक हैं। पशु में पशुओं के क्रियात्मक व्यवहार। समाज मनोविज्ञान में सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टम्स, सारी जो चीज़ें हैं जो हम समाज से सीखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन होता है। किशोर में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों किशोरों के व्यवहार का अध्ययन होता है। प्रौढ़ में 18 से 35-36 वर्ष तक के प्रौढ़ों का होता है। और औद्योगिक आर्थिक मैंने नाम दिया था, देखो ये रहा आर्थिक। तो आर्थिक कभी कभी नाम ले लिया जाता है, लेकिन इसको प्योर मनोविज्ञान की शाखा नहीं मान सकते आप। तो ऐसा प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पीजीटी में आ चुका है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आंसर आर्थिक मनोविज्ञान था, क्योंकि बाकी तीन तो बिल्कुल इजी आंसर थे। ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैड पुट इट, ठीक है ना, ये ऑलरेडी पुट किया जा चुका है। तो विशेष कौशल और उद्योग संबंधी योग्यता उपलब्धि के लिए तुलनात्मक तुलना के आधार पर, ठीक है, प्रयोगात्मक प्रयोगों के आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं। विकासात्मक में हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं, जिस जीन पियाजे बताते हैं कि जन्म से पहले से लेकर उसकी जो जर्मिनल स्टेज होती है ना, वहां से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास की सभी अवस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड विकासात्मक। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वो जन्म से बात करता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। विकासात्मक और संज्ञानात्मक में डिफरेंस बहुत है, बहुत अंतर है बेटा, याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार निदानात्मक, जिसमें निश्चित तौर पर बाल अपराधी या समस्यात्मक डेलिक्वेंट जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी समस्याओं को जाना जाता है कि वाकई क्या बेसिक प्रॉब्लम है उस बच्चे के साथ, ठीक है। फिर ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अतीन्द्रिय, ये मनोविज्ञान की सबसे नवीन और आधुनिक शाखा है। इसमें पूर्वाभास, भूत प्रेतों की, काल्पनिक कथाएं, राजा रानियों की और परियों की कहानियां सब इसके अंतर्गत आती हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है ना, पूर्वाभास वाला प्रश्न खूब बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी तो हमने बात ही की है और इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, इसकी उत्पत्ति भी पढ़ेंगे पूरा। यहाँ पर मैंने हल्का सा बताया, मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई और स्वतंत्र विषय के रूप में 1920 में हुई। इसके जनक थॉर्नडाइक है, ठीक है। अब यहां से आज का टॉपिक शुरू होता है हमारा। ये आज का टॉपिक यहां से शुरू होता है माय डियर्स, ठीक है। याद रखिएगा, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की अपन बात कर ले, है ना। इसे मनोविज्ञान का संप्रदाय के नाम से भी टॉपिक को जाना जाता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय। फिर इसके बाद हम मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का संप्रदाय, प्रकृति, क्षेत्र आदि पढ़ने। क्षेत्र हमने पढ़ लिया, प्रकृति पढ़ेंगे, इसका नेचर कैसा है, और साथ साथ मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच संबंध क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग मेथड से उनको मैं समझाऊंगा, ताकि आप भारतवर्ष के किसी भी पेपर में, किसी भी केवीएस में, एनवीएस में, सीटेट में, बीएस टेट में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, एच टेट में, यूपी टेट में, आप कहीं भी एग्जाम देंगे तो इस वाले यूनिट से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। मतलब ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो 0 लेवल से शुरू हो और शिखर तक पहुंचे, सभी प्रकार के पूरे यूनिट में मनोविज्ञान के अधिकतम प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हमारे इन्हीं कंसेप्ट से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे।
फिर इसके बाद मैं आपको शिक्षा की तरफ बढ़ाऊंगा और शिक्षा पढ़ाने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, फिर आपको मजा आएगा। फिर ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम देन सेकंड अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है और यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं आपको। देखो, हाँ मुझे पता है कि ऐसे कई विद्यार्थी जिनके लिए ये नॉलेज बहुत डेप्थ वाली हो सकती है, बहुत गहन हो सकती है, लेकिन आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे अवसर, ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं जहां पर आपको नॉलेज वाइड मिले, डेप्थ मिले। लोग तो कुछ टीचर्स, मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, वो बताते हैं सर मैंने कोर्स वहाँ से भी ले रखा है, मैंने वहाँ से भी ले रखा है, जो अभी मेरी क्लास में लाइव चल रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे। और वो बच्चे कहते हैं सर इतना डेप्थ में उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं हमको, उन्होंने बता दिए 4-5 संप्रदाय ये हैं, मनोविज्ञान ये होता है, खत्म बात। और इस प्रकार मनोविज्ञान की जो विकास यात्रा 4 चरणों में पूरी हुई, दैट्स ऑल, खत्म बात। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ बातें कर ली, टॉपिक खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे बेटा, ठीक है ना। ये बैच सिर्फ बिरले आप जैसे बच्चों को मिला है, तो इसका फायदा आपको उठाना है। तो मनोविज्ञान के संप्रदायों की कहानी जब आती है तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में हम लोग 5, चलो 6 संप्रदायों की बात कर लेंगे, है ना। 6 संप्रदायों की विशेषकर बात कर लेंगे, जो अक्सर आपके 0 लेवल से लेकर आपके प्रोफेसर तक, नेट JRF तक यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसकी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आप टेंशन मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संरचनावादी संप्रदाय की। कौन सी? संरचनावादी, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 संप्रदाय पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। 6 संप्रदायों में देखिएगा, मनोविज्ञान के संप्रदाय, यही आज का टॉपिक है। और इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब जब मैं आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ाता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ाऊं। किसके माध्यम से पढ़ा दूं? सचमुच एक चार्ट के माध्यम से अगर मैं पढ़ा दूं तो मजा आ जाए। क्या आ जाए? मजा आ जाए बेटा। ठीक है ना। तो देखिएगा, आज हम इस चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसमें कई बातें निकल के आती हैं। पहला है संरचनावादी। संप्रदाय या स्कूल भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब थोड़ी सी इंग्लिश जो बोलने में है ना, यहां पर हम जो पढ़ते हैं LISM, स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है ना। संरचनावादी संप्रदाय। दूसरा होता है प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी, अच्छा, यहां पर कई बार ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं जहां कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। यहां इसी संरचनावादी संप्रदाय को हम लोग अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद के नाम से भी पुकारते और जानते हैं। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, कभी कंफ्यूज मत होना किसी भी हाल में, ध्यान रखना। इसी को या अंतर निरीक्षणवादी संप्रदाय भी कहते हैं या अस्तित्ववादी भी कहते हैं। अस्तित्ववादी भी इसी का नाम है। सो इसमें कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अस्तित्ववादी, अंतर्निरीक्षणवादी इसी को कहा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनलिज्म, जिसे प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जानते हैं। प्रकार्यवादी या कार्यवादी, क्रियावादी भी कह देते हैं इसको,
कार्यवादी, कंफ्यूज मत होना, या क्रियावादी, क्रियावादी संप्रदाय। ठीक है ना, इसमें फंक्शनलिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। फंक्शनलिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा संप्रदाय हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज व्यवहारवादी। कौन सा पढ़ते हैं? व्यवहारवादी। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी संप्रदाय। जिसे आप लोग बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। बिहेवियरिज्म, ठीक है ना, बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। तीन संप्रदाय तो ये हो गए। अब इन तीन संप्रदायों की कहानी जब हम आगे लेकर चलते हैं तो यहां पर नहीं, हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, चलिएगा। फिर उसके अलावा बाकी तीन संप्रदायों की अगर अपन बात कर लें, बाकी तीन संप्रदायों की और हम बात कर लें तो चौथा है आपका मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। यानी साइको एनालिज्म। साइको एनालिज्म। उसके बाद अगला संप्रदाय है आपका पांचवा, गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्टिज्म जिसे कहते हैं आप लोग। और उसके बाद आपका छठा संप्रदाय है हॉर्मिक संप्रदाय। हॉर्मिक या प्रेरकीय, या प्रेरकीय संप्रदाय। हॉर्मिक या प्रेरकीय संप्रदाय, हॉर्मिक के नाम से ही जाना जाता है। हॉर्मिक कम्युनिटी के नाम से इसको जानते और पुकारते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 स्कूल्स की अपन बात करें तो इनमें से बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किसी भी संप्रदाय का कि उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है उसका टाइमिंग क्या है, और तीसरा प्रश्न बनता है इसकी उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, या इसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात ये क्या काम कर रहा है। इस संप्रदाय का इस शैक्षिक पद्धति में, शिक्षा मनोविज्ञान में यहाँ पर आकर इसने अपनी क्या भूमिका, किस क्षेत्र में अपना रोल प्ले किया। ये क्वेश्चंस 4-5 तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं एग्जाम्स में। मैंने आपको बताया, समझ गए होंगे आप। मुझे ऐसी उम्मीद है कि पहला प्रश्न बनेगा भाई किसी भी संप्रदाय के प्रथम प्रवर्तक कौन है। दूसरा प्रश्न उसका टाइमिंग, यानी वो कब उदित हुआ या उसका उदय कब हुआ, यानी उसकी उत्पत्ति कब हुई। तीसरा प्रश्न बनता है उसकी विषय वस्तु या मुख्य आधार क्या है, वो किस कंटेंट पर चर्चा करता है, क्यों एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात की भर्त्सना करते हैं और कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, क्यों दूसरे संप्रदाय के विरोध में एक अलग नया संप्रदाय उदय हुआ, यानी संरचनावाद के संप्रदाय के विरोध में प्रकार्यवाद ने जन्म ले लिया, प्रकार्यवाद के विरोध में व्यवहारवाद ने जन्म ले लिया, व्यवहारवाद के विरोध में मनोविश्लेषण ने जन्म ले लिया, फिर उसके बाद आपके गेस्टाल्ट ने जन्म ले लिया।
तो कहने का मेरा यही मीनिंग है, मैं जो आपको समझा रहा हूं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं है, इन सब की चर्चा यहां पर आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन संरचनावादी संप्रदाय की। सबसे इंपॉर्टेंट है रचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय, देखिए एक संप्रदाय की कहानी मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी किसी भी संप्रदाय से कोई क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं जाना चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक या प्रतिपादक, प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। और प्रवर्तक और प्रतिपादक में इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। इनका पूरा नाम विलहेल्म वुंट है, ठीक है। और इनके शिष्य टिचनर हैं। क्या है? टिचनर। कौन है? टिचनर है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद यहां पर निश्चित तौर पर चलिएगा, ये बात हो गई। अब आता है इसका समय। तो यहां पर दूसरा समय 1892 क्या आता है? इसका टाइमिंग आ जाता है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है, कहां पर हुई थी? कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में। कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका। तो स्थान ये हो गया, टाइमिंग। फिर उसके बाद स्थान, यहां पर आपसे स्थान पूछ ले तो आपका इसका जवाब होगा कार्नेल विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका, कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका हो गया। एक और अच्छा प्रश्न यहां पर मैं अभी आपको पहले ही बता रहा था, मैं यहां पर रेड इंक से इसकी विषय वस्तु की बात कर रहा हूं। विषय वस्तु, पूरे के पूरे इस संप्रदाय की विषय वस्तु क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसकी विषय वस्तु हो जाएगी चेतन अनुभूति। क्या होगा बेटा? चेतन अनुभूति। गजब की बात है यहां पर कि इस चेतन अनुभूति की वकालत की किसने? विलियम वुंट और टिचनर ने। विलियम वुंट और टिचनर ने। इवन वुंट ने चेतन के 2 तत्व बतलाए, जबकि इनके शिष्य टिचनर ने चेतन के 3 तत्व बतलाए थे। याद रखना है आपको, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि अगर हम यहां पर ध्यान से पढ़ें तो संरचनावादी संप्रदाय के अनुसार इसकी मुख्य विषय वस्तु चेतन अनुभूति है, जहां पर वास्तव में टिचनर ने चेतन तथा मन में भी अंतर किया है और उन्होंने चेतना का सीधा अर्थ व्यक्ति के उन सभी अनुभवों से लगाया है जो वाकई, मतलब जो उस चेतन में उसके किसी भी क्षण में या प्रत्यक्ष वे में कभी भी किसी भी समय उपस्थित होते हैं। उन, मान लीजिए मैं अभी आपको देख रहा हूं और देखते देखते, आपको देखते देखते मेरे मस्तिष्क में एक अनुभूति होती है, मेरे मन में एक विचार आता है, मेरे मन में एक कल्पना उत्पन्न होती है, मेरे मन में एक अनुभव उत्पन्न होता है। वास्तव में इसका नाम चेतन अनुभूति है। और इसी चेतन अनुभूति के आधार पर यहाँ इन्होंने इस बात की वकालत की है, इसीलिए इसकी मूल विषय वस्तु चेतन अनुभूति यानी चेतना है। इट मीन्स आपको डायरेक्ट कहूं तो चेतना के प्रबल समर्थक, चेतन या चेतना एक ही बात है, दैट इज कॉन्शियसनेस। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस। तो कॉन्शियस के प्रवर्तक और जनक वाकई कौन कहे जाते हैं? आपके विलियम वुंट और टिचनर कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं बेटा? विलियम वुंट और टिचनर कहे जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर सही मायने में जब टिचनर ने
चेतना से तात्पर्य बताया उन सभी अनुभवों से जो व्यक्ति में किसी भी क्षण, जो किसी भी प्रत्यक्ष दर्शन, किसी भी क्षण, किसी भी पल में जो उपस्थित होते हैं, उनसे इन्होंने किसका अर्थ लिया? चेतना से। अरे भाई सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू टिचनर चेतना वह है जो किसी भी क्षण व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न वैचारिक और काल्पनिक अनुभूति को प्रदान करता है, प्रदर्शित करता है, दैट इज कॉल्ड चेतन। अरे भाई जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है ना, मैंने आपको बताया था चेतना के मनोविज्ञान की बहुत अच्छी से आपको गजब की व्याख्या दी थी, जहां पर मैंने आपको कहा था कि अभी कोई पर्सन, कोई बच्चा, कोई भी बालक मुझसे पूछता है कि आपकी चाल कैसी है, तो मैं थोड़ी बताऊंगा, मेरी स्थिर अवस्था में आप कैसे बताएंगे, लेकिन आपने मुझे देखकर जैसे मैं चाल अपनी चल रहा हूं उसके आधार पर आपने क्या किया, मेरी चाल संबंधी चेतन अनुभूति को उसी क्षण पा लिया, अनुभव कर लिया कि सर की चाल इस प्रकार की है, सर का देखने का अंदाज ऐसा है, सर का समझाने का अंदाज ऐसा है। तो आपने मेरी चेतन अनुभूति को एक पल में ही, जो आपके मस्तिष्क में उस पल में, उस क्षण में जो अनुभव उत्पन्न हुआ मेरे बारे में, दैट इज कॉल्ड चेतन। अरे भाई कुछ लोग कह देते हैं ना, अरे सर क्या बात करते हो, मैं तो चाल से बता देता हूं कि वो किस खेत की मूली है, वो किस रास्ते पर जाएगी, किस रास्ते पर जाएगा, चाल से बता देते हो। अरे भाई सीधी सी बात है, आपकी आंखों के द्वारा जो सामने उपस्थित प्रत्यक्ष क्षण, प्रत्यक्ष परिस्थिति, अवस्था जो देखी जा रही है, उसके प्रति आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न जो अनुभव है उसे टिचनर चेतना कहते हैं या चेतन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे मित्रों को, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स, यहाँ पर चैट बॉक्स इसीलिए तो बना है, आप मुझे बता दिया करो ताकि मैं उसे रिपीट करूं, समझा सकूं। एक अच्छी बात मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे मित्रों कि आप बेटा क्लास को 4 से 5 से 6 से 10, 8-10 बार देख लो ना यार, रिकॉर्डेड यहाँ पर। अभी तो आप लाइव हैं, इसके बाद ये कुछ देर बाद जैसे ही क्लास एंड हुई तो रिकॉर्डेड मोड पर आपके पास पड़ी रहेगी 365 दिन तक, पूरे 1 साल तक। क्या दिक्कत है, 10 बार देखो ना यार, कभी जिंदगी में गलती ना हो। तो बेसिक क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे जाते हैं वो क्या क्या हैं मैंने आपको बता दिए। संरचनावादी संप्रदाय, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, उसके प्रवर्तक वुंट और टिचनर हैं। वुंट गुरु हैं, टिचनर शिष्य हैं। पहली बात, दोनों चेतना के प्रबल समर्थक हैं, जनक हैं यूं कहें। उसके बाद 1892 में इस संप्रदाय का उदय हुआ था, यानी समय, मैं यहाँ पर समय लिख देता हूँ, समय 1892 होगा। स्थान कार्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका होगा, कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका होगा, ठीक है। विषय वस्तु चेतन अनुभूति, क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा मैं अगर आपको और बात कहूं तो वाकई चेतना के 3 तत्व बताए थे टिचनर ने, और ये कहते हैं वास्तव में इनके अनुसार एक बहुत अच्छी बात है, ये गजब की बात कहते हैं कि चेतन तो मैंने बता दिया, लेकिन मन की बात अगर करें तो मन क्या है। टिचनर कहते हैं मन तो प्राणी में जन्म से मौजूद होता है। जो भी सारे व्यक्ति के सभी प्रकार के अनुभव है ना, वो मन है, वो मन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। लेकिन सामने स्थिति परिस्थिति के अनुरूप आपके मस्तिष्क में उसके प्रति उत्पन्न जो अनुभव है, उसी क्षण उसी पल, दैट इज चेतन, वो चेतन है। उसके आगे पीछे की जो सब चीजें हैं, सारे अनुभव हैं, वो मन में आते हैं। इसीलिए मन की व्याख्या टिचनर महोदय ने, टिचनर ने अलग रूप से की है। ये कहते हैं मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं, जन्म से ही विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर टिचनर वाकई 3 तत्व बताते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। और टिचनर और वुंट अंतर्निरीक्षण, अभी जिसे अंतर्निरीक्षणवादी संप्रदाय भी हमने नाम दिया, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, यानी स्वयं को खुद के अंदर झांकना। जब आप ही
आपके मूल्यांकन करता होंगे, परीक्षण करता होंगे, तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। वो तो अवैज्ञानिक विधि होगी, कोई भी अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला संप्रदाय। तो इसकी सारी विषय वस्तु बतला दी। देखिएगा बेटा, अब यहां पर एक और प्रश्न बन सकता है। क्या है? देखिएगा, संरचनावादी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एक और प्रश्न यहां पर आता है कि वुंट चेतना के दो तत्व बतलाते हैं। एक प्रश्न कभी आए तो चेतना के दो तत्व बतलाते हैं। कौन कौन सा? एक तो बताया इन्होंने प्रतिमा, और दूसरा बताया इन्होंने संवेदना। अब इस संवेदना को इन्होंने अनुभूति भी कहा है। या फिर भाव भी कहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद टिचनर जो हैं वो तीन तत्व बतलाते हैं। टिचनर किसके? चेतना के। चेतना के तीन तत्व बतलाते हैं। इन्होंने यहां पर दो तत्व बतलाए, इन्होंने तीन बताए। प्रतिमा, प्रतिमा यानी जो सामने मूर्त है, जिसका प्रत्यक्ष आप दर्शन कर रहे हो, दैट इज प्रतिमा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे सामने या मार्कर मेरे सामने है, तो इसके प्रति मेरे मस्तिष्क में इसे देखकर तुरंत मेरे मन में जो ख्याल आया, जो विचार उत्पन्न हुआ, जो अंतर्दर्शन उत्पन्न हुआ, दैट इज चेतन अकॉर्डिंग टू वुंट एंड टिचनर। तो प्रतिमा हो गई। ठीक है, दूसरा हुआ बेटा यहां पर आपका संवेदना। संवेदना यानी आपको जैसे ही एक कांटा चुभा और कांटा चुभते ही आपके मस्तिष्क के पास एक सूचना आई, है ना, और मस्तिष्क में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ, एक कल्पना उत्पन्न हुई कि उस कांटे को तुरंत निकालो, क्योंकि पीड़ा दे रहा था, कष्ट दे रहा था, दुख पहुंचा रहा था। दैट इज सेंसेशन। वो सेंसेशन है। आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और आपको पीड़ा हुई, आपके मस्तिष्क के पास तुरंत सूचना पहुंची। लेकिन ये कब संभव है? जब आप चेतन हैं। अरे भाई, वो वस्तु, जो गर्म वस्तु आपको, आपके हाथ को स्पर्श हुई, आपके पैर को स्पर्श हुई, तभी तो आपके मस्तिष्क में एक सेंसेशन, एक सूचना पहुंची। और सूचना कब पहुंची? चूंकि आप चेतन थे। अगर आप बेहोश होते, अगर आप अचेत होते, तो फिर क्या होता? आपने देखा होगा बहुत सारे पियक्कड़ों को, ड्रंकर्स को, जिनका आधा मुंह जो होता है, मैंने कई सीन देखे ऐसे, जब रोड से मार्ग से निकला एक दो बार, तो गजब की बात है कि एक नाला बह रहा है, गंदा नाला है, और उसमें उस बंदे का आधा मुंह उस नाले में लटका हुआ है, पानी उसको टच करते हुए जा रहा है। यार, उसे वो फीलिंग भी नहीं हो रही, मतलब वो इतना अचेत है। तो अचेत अवस्था में गर्म या ठंडा, कई बार आपने देखा होगा कुछ पियक्कड़्स लोग हैं, बड़ी चिलचिलाती 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है सन का, और उसमें वो रोड पर पड़े हुए हैं। इट मीन्स दैट इज अचेतन। वो अचेतन है। लेकिन चेतन वह है जब गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु आपके किसी भी अंग को स्पर्श हुई और आप तुरंत एक्टिव हुए और वहां से दूर हटे, दैट इज चेतन। वही तो संवेदना है। और एक होता है भाव या अनुराग। तीसरा क्या बताया इन्होंने? भाव या अनुराग। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है मेरे मित्रों, क्या बन सकता है बेटा? सीधा प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्व टिचनर ने चेतना का नहीं माना है या माना है, या वुंट ने कौन सा माना है, कौन सा नहीं माना है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बन सकता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? दूसरी मैंने अभी आपको बताई। यहां पर सीधे सीधे टिचनर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उनका चेतना से तात्पर्य सिर्फ इतना था कि वे सभी अनुभव जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होते हैं, यानी निश्चित तौर पर व्यक्ति में वे सभी प्रतीति, अनुभव
जो किसी पल में उत्पन्न हुए, लेकिन वो हुए क्यों, उनके पीछे कोई तो रीजन था, सामने कोई तो वस्तु थी, कोई तो घटना थी, कोई तो परिस्थिति थी, कोई तो विचार था, कोई तो विषय वस्तु थी, कोई तो दृष्टिकोण था, कोई तो विचारधारा थी, तब जाकर आपके मस्तिष्क में जो तुरंत विचार और कल्पना उत्पन्न हुई, उसी को, जो अनुभव हुआ, उसी को चेतना कहा है टिचनर ने। यही तो बात मैं बार बार आपको समझाते जा रहा हूं, यही आपको विशेष ध्यान में रखना है मेरे बच्चों। क्लियर है? बस और कुछ नहीं। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा पहला आपका संप्रदाय, यहां पर क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? क्लियर हो जाता है। और इसके बाद यहां पर अगर कभी आपको कोई और भी प्रश्न यहां पर पूछे जाएं, तो सीधे सीधे से आधार पर हम लोग एक और बात यहां पर कर सकते हैं कि भाई ये जो आपके संरचनावादी जो लोग थे, इन्होंने सबने यहां पर अगर हम बात करें तो इन्होंने सबने संरचना को आधार माना। किसको आधार माना? संरचना को आधार माना, जबकि प्रकार्यवादी कार्य को आधार मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये यहां पर इसका संपूर्ण कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हाँ, ये जरूर है, अगर हम बात करें तो वुंट और टिचनर की, दोनों गुरु और शिष्यों की, तो ऐसा सुनने को और पढ़ा जाता है कि भाई वुंट और टिचनर में मन और चेतना को लेकर काफी मतभेद था। वुंट मन और चेतना को एक ही मानता है, जबकि टिचनर मन और चेतना को अलग अलग बतलाते हैं। एक बात यहां पर अपन नोट के रूप में लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि वुंट जो है, गुरु जो है, वो मन और चेतना को एक ही बात मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि एक ही प्रकार का तत्व है। लेकिन टिचनर यानी उनके शिष्य इस बात का विरोध करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसको एक नोट डालकर हम लोग लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक नोट डाल लेते हैं अपन इसमें, संरचनावादी में, वेरी इंपॉर्टेंट करके, जो आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। वुंट के अनुसार, तो वुंट कहते हैं मन और चेतना एक ही है, वह चेतना को एक ही मानने पर बल देते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी बात है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमाज में लिख देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जबकि टिचनर कहते हैं मन और चेतना दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, पढ़ा हो तो, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो वो टिचनर है, टिचनर कहते हैं कि भाई जो मन है ना, मन में बहुत जन्म से सारे अनुभव पहले से ही जन्म से मौजूद होते हैं, जबकि चेतना में जो उपस्थित क्षण होते हैं व्यक्ति के, उनसे संबंधित जो मस्तिष्क में उत्पन्न अनुभव है वो चेतन होते हैं। ये दोनों की बात अलग अलग कहते हैं, इसीलिए ये अलग अलग बताते हैं। तो ये एक दोनों में मतभेद था। मतभेद क्या था? दोनों गुरु और शिष्यों में सिर्फ इतना सा था कि वुंट मन और चेतना को एक ही तत्व मानते हैं, जबकि यहाँ पर मन और चेतना को अलग अलग तत्व मानने वाले व्यक्ति उनके शिष्य टिचनर है। तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरे संप्रदाय की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका प्रकार्यवादी संप्रदाय। कौन सा है प्यारे बच्चों? प्रकार्यवादी संप्रदाय, जिसको आप लोग कार्यवादी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, प्रकार्यवादी। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मैं उन पर आपको फोकस बहुत अच्छे से करवा रहा हूं। आपको सुनना चाहिए, है ना। इस बैच का फायदा यही है कि आप जितनी बार सुन लेंगे ना, आपको उतना ही अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पर कंसेप्ट बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। दूसरा संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं प्रकार्यवादी
समुदायवादी या कार्यवादी। अब यहां पर इसका अगर प्रश्न बनेगा, वही अपना स्टाइल वही है, क्या है भाई? पहला प्रश्न प्रवर्तक या प्रतिपादक, फाउंडर जिसे कहते हैं। पहला प्रश्न तो हमारा वही है, क्या है? प्रतिपादक या प्रवर्तक। और प्रतिपादक और प्रवर्तक में सबसे ऊपर जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है आपका किसका प्यारे विद्यार्थियों? निश्चित तौर पर विलियम जेम्स का। ठीक है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स। लेकिन एक प्रश्न और बन जाता है कभी कभी, दैट इज औपचारिक संस्थापक कौन है? औपचारिक संस्थापक, औपचारिक प्रतिपादक या प्रवर्तक। औपचारिक प्रवर्तक पूछ ले तो जॉन डीवी। कौन होगा बेटा? जॉन डीवी होगा। ठीक है, औपचारिक प्रवर्तक जेम्स भी अमेरिका के थे, जॉन डीवी भी अमेरिकन थे। जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे और जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री थे। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है इनका। एक और प्रश्न यहां पर बन जाता है, जॉन डीवी के अलावा अन्य समर्थकों की अगर अपन बात करें तो अन्य में एंजिल और कार, एंजिल और कार, इन दो का नाम भी आता है। अच्छा, अब आपको डायरेक्ट 4 नाम हो गए, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल और कार। जॉन डीवी को औपचारिक संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है, फॉर्मल फाउंडर जिसे अपन कह सकते हैं। वेरी सिंपल है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, ये रहा समय। तो इसका टाइमिंग अगर हम माने तो टाइमिंग 1890 माना जाता है, 1890 माना जाता है। अब आप कहेंगे सर 1892 में तो संरचनावादी संप्रदाय आया और उसके विरोध में। अच्छा, यहां पर मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं, आपको खोपड़ी में सेट करना है, संरचनावाद का विरोधी, संरचनावादी या वाद का विरोधी संप्रदाय है, उसके विरोध में इसकी उत्पत्ति होती है। तो फिर आपका प्रश्न होगा, सर ये क्या मामला है कि आप 1890 क्यों लिख रहे हैं? भैया 1890 में इसको प्रमुखता इसलिए दी जाती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अरे भाई आपकी एनसीईआरटी की किताबें कह रही हैं बेटा। आप जब निश्चित तौर पर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप पहला ही चैप्टर है 11th की बुक में, पहला ही चैप्टर है 11th की बुक में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा ही सिंपल, और पहले ही चैप्टर में पेज नंबर 4 पर आपको पता लग जाएगा, है ना। पहले ही चैप्टर की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 4 पर लिखा है कि भाई 1890 में जब विलियम जेम्स की फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी गई। कौन सी बुक लिखी गई बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये एक बुक लिखी गई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ साइकोलॉजी। इसी बुक के विमोचन के साथ ही इस विचारधारा की अनुभूति या प्रतीति या प्रदर्शन या फिर शुरुआत हुई मानी जाती है। वास्तव में तो इसी, अगर हम सीधे अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? आप ये कह सकते हैं कि 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी
जी में इस प्रकार्यवादी संप्रदाय की अनौपचारिक शुरुआत हो गई थी। अनौपचारिक, ये लो, अब कभी गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक शुरुआत या आरंभ, आप ऐसे पढ़िएगा। मैं दोनों बातें, पहले मैंने औपचारिक क्यों लिखाया, उसके पीछे रीजन यही था कि आप जब इस तर्क से पढ़ेंगे ना तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि भाई जब आपका संरचनावादी संप्रदाय 1892 में उद्भूत होता है, उत्पत्ति होती है कार्नेल विश्वविद्यालय में, तो ये उससे पहले कैसे आ गया जब उसके विरोध में खड़ा हुआ तो वास्तव में। लेकिन चूंकि संरचनावादियों ने अपनी जो कार्यप्रणाली थी, जो चेतना का प्रबल समर्थन था, चेतना की अनुभूति थी, उसको पहले से ही उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, तो उसी समय उनके विरोध में ये लोग खड़े हो गए। और ये लोग खड़े हो गए तो अनौपचारिक शुरुआत, जबकि संरचनावाद प्रॉपर उदित ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके विरोधियों ने जन्म ले लिया। और उसके विरोधियों ने जब उसकी विचारधारा जब बनने लगी, तभी से उससे ठीक पहले ही, यानी उसकी संवैधानिक उत्पत्ति की बात करें, उसकी विधिवत उत्पत्ति की बात करें तो 1892 में हुई थी, लेकिन उसका विरोध तो 2 साल पहले ही यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम जेम्स की पुस्तक थी, 1890 में उसकी अनौपचारिक शुरुआत हो गई थी उसके विरोधी संप्रदाय प्रकार्यवाद की, यानी कार्यवाद की। बात समझ में आ गई क्या बेटा? सरल भाषा में बोल रहा हूं, जो कुछ नहीं समझ में आए बच्चों मुझे जरूर बता देना ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये एक बात हो गई। तो 2 बातें लिख ली, प्रकृत हमने प्रतिपादक लिख लिया, समय लिख लिया, स्थान। अब स्थान की बात करें तो भैया अमेरिका होगा। क्या होगा बेटा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, क्योंकि विलियम जेम्स तो थे ही अमेरिका के। तो अब यहां पर 2 प्रश्न बन गए। उनका यही मानना था कि मनोविज्ञान ये बताता है, मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। तो एक अच्छी बात ये लिखते हैं कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, उस बात की वकालत इन्होंने की है। सीधे से आधार पर जो मनोवैज्ञान इस बात की वकालत करते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस कार्य के आधार पर, किस प्रकार के आधार पर, किस प्रविधि के आधार पर किया जाता है, वे प्रकार्यवादी। तो ये कहते हैं कि विशेष बात, प्रकार्यवादियों की एक और महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि मन की संरचना, क्या कहते हैं कि मन की संरचना का अध्ययन करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना मन के कार्यों का अध्ययन करना जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही है। मतलब इनकी एक कोटेशन मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई, इनका ऐसा मानना है, ये ऐसा कहते हैं कि मन की संरचना का अध्ययन करना उतना जरूरी नहीं है जितना कि मन के कार्यों का अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए इसका संबंध प्रकार्यवाद, कार्यवाद अथवा क्रियात्मकता से लिया जाता है। अर्थात चेतना क्यों और कैसे कार्य करता है, इस बात पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? प्रकार्यवादी है। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ इसकी मूल विषय वस्तु पर अगर मैं आपको लेकर चलूं तो इसका सीधा सीधा संबंध यहाँ पर इस बात से लिया जाता है। देखिए बेटा, देखिएगा, प्रकार्यवादी संप्रदाय, अब इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पिछले पेज में नहीं लिखा वो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। विषय वस्तु, विषय वस्तु, अब इसकी विषय वस्तु मतलब इसका आधार
और इसकी विषय वस्तु निश्चित तौर पर है कि प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्यों के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से होता है। ठीक है ना, सीधा सीधा सा हम लोग पढ़ लें तो ये क्या कहता है कि निश्चित तौर पर मनोविज्ञान का संबंध, या प्रकार्यवाद के अनुसार, आप डायरेक्ट लिख दें इसको, प्रकार्यवादियों के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं इंपॉर्टेंट, मानसिक क्रियाओं यानी मन की क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं यानी मन की क्रियाओं, ऐसे समझ लो, मन की क्रियाओं से होता है। ठीक है, किसका? इसकी मूल विषय वस्तु लिख डाली मैंने, पूरा समझा डाला। यही तो मैं अभी जस्ट आपसे बात कर रहा था कि प्रकार्यवादी इस बात पर जोर देते हैं कि मन की संरचना का अध्ययन करना उतना जरूरी नहीं है जितना मन की क्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए इसकी मूल विषय वस्तु हो गई, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो मानसिक क्रिया या मन की क्रिया, ना कि चेतना के तत्वों का अध्ययन, है ना। न कि, इसमें आगे लिख भी देता हूं, न कि चेतना के तत्वों का अध्ययन। ये लो, कहने का अर्थ ये हुआ, सीधा सीधा सा, प्रकार्यवादी इस बात पर बल देते हैं कि मन की क्रियाओं का अध्ययन जरूरी है, न कि चेतना के तत्वों का, क्योंकि चेतना के तत्वों के तो विरोधी हैं ये। जहां पर विलियम वुंट और टिचनर ने चेतना के तत्व बतला दिए, तो तत्व बतलाने से क्या, तत्वों को बतलाने से क्या चेतना को ढंग से परिभाषित किया जा सकेगा? नहीं, गलत बात है। इसीलिए ये इसके विरोध में खड़े हुए, संरचनावाद के विरोध में, और इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि निश्चित तौर पर चेतना कैसे और क्यों कार्य करती है, इस बात को फोकस करते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछ ले, सर आपने तो हमको पढ़ाया था 19वीं सदी में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और वहां पर समर्थक विलियम जेम्स भी हैं और यहां उसके विरोधी हैं, तो ये तो गलत आंसर हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं आज आपको एक अच्छा प्रश्न बताता हूं कि याद रखना है आपको। देखो, विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट, याद रखना है, गलती से भी गलत मत करना, ठीक है ना। यानी विलियम जेम्स चेतना को स्वीकार तो करते हैं, परंतु इसमें चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर अधिक बल डालते हैं। बस छोटा सा प्रश्न है, क्या कहते हैं? चेतना को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसकी कार्यात्मक उपयोगिता, यानी वही बात आ गई, कार्यात्मक उपयोगिता। एक और नया प्रश्न यहां पर मैंने खड़ा कर दिया,
कार्यात्मक उपयोगिता पर बल डालते हैं, पर बल डालते हैं। बस गलती मत करना। ये आपका पूरा का पूरा प्रकार्यवादी संप्रदाय हो गया। एक नोट मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रकार्यवादियों के अनुसार मन की संरचना का अध्ययन करना उतना जरूरी नहीं है। संरचना कि उसका निर्माण कैसे हुआ, नहीं, बल्कि वह कैसे कार्य करता है, उसकी क्रियाओं का अध्ययन जरूरी है। तो बार बार वही बात आ रही है, कार्यात्मक उपयोगिता। ठीक है ना, चेतना को स्वीकार तो किया, लेकिन चेतना काम कैसे करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि चेतना के विरोधी हैं, नहीं, चेतना के समर्थक हैं, चेतना को स्वीकार करते हैं विलियम जेम्स, लेकिन कहते हैं कि नहीं, चेतना का कार्य क्या है, चेतना कैसे क्रिया करती है, चेतना की क्रियात्मक उपयोगिता क्या है, उस पर इन्होंने फोकस डाला है। दैट्स वेरी इजी। क्लियर हो गया? तो यहां पर मुझे उम्मीद है जरूर ये भी टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा। तो सीधी सी अगर अपन बात करें तो यहां पर और कुछ नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि अनुभवों को कभी भी तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुभव तो एक अविभाज्य इकाई है। बात भी सही है, हकीकत है। जबकि संरचनावादी वहां पर चेतना के टिचनर, जब मैंने आपको बात की थी कि किसी क्षण विशेष के प्रति मस्तिष्क में उत्पन्न अनुभव चेतना है, ये कहते हैं कि नहीं, चेतना को आप तत्वों में कैसे बांट सकते हो, आप अनुभवों को कैसे तत्वों में बांट सकते हो? अनुभव तो एक अविभाज्य इकाई है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। गलत बात है। ऐसा भी विरोध इन्होंने किया था, इन्होंने प्रकार्यवादियों ने, यानी विलियम जेम्स, जॉन डेवी आदि लोगों ने। इसमें खासकर विलियम जेम्स को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। अनौपचारिक शुरुआत प्रकार्यवाद की विलियम जेम्स की बुक 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से हुई मानी जाती है, जबकि औपचारिक शुरुआत का संदर्भ अगर हम पढ़ते हैं तो फिर जॉन डेवी से हुआ माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी बातें प्रकार्यवादियों के संदर्भ में हम लोगों ने सीखी, पढ़ी, जानी। इसीलिए वास्तव में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ एक ही बात पर बल देते हैं, और वो नोट में मैं लिख देता हूं, बार बार बोल ही रहा था, चेतना क्यों वह कैसे कार्य करती है, बस इस बात पर इनका फोकस है और कुछ भी नहीं। तो ये आपके दो संप्रदाय हो गए, बहुत इजी थे, आसान थे। दोनों संप्रदायों की शानदार डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तीसरे संप्रदाय, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। जे.बी. वॉटसन, नाम सुनते ही आपके जहन में एक व्यक्ति आता है। व्यवहारवाद और व्यवहारवाद की उत्पत्ति या इस संप्रदाय की उत्पत्ति 1913 में हुई मानी जाती है, और 1913 में जब बिहेवियरिज्म नामक एक बुक लिखी थी, उससे ही इसकी औपचारिक शुरुआत हुई मानी जाती है। प्रिय मित्रों, और वॉटसन यहाँ पर वस्तुनिष्ठता और प्रेक्षण पर बल देते हैं, अवलोकन और निरीक्षण पर बल देते हैं। इसीलिए इस व्यवहारवाद को ही निरीक्षणवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? सरल है, आसान है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो व्यवहारवाद, अब छोटे छोटे से संप्रदाय हैं। ये दो संप्रदाय थोड़े से व्यापक थे, बड़े थे। इनकी गूढ़ जो शब्दावली थी, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपके साथ साझा किए। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, आपको नींद भी आ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बात करते हैं कल सुबह लेते हैं क्लास आपकी, जिसमें हम संप्रदायों की कहानी कंप्लीट करेंगे। लेकिन सुबह में हमारे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कोचिंग वगैरह जाते हैं। तो
अच्छा, जब आप लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब वही कल शाम को या दोपहर को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल शाम का मेरा जाने का विचार बन गया। तो खैर, कल क्लास होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। और आज तक जितना पढ़ाया है ये बोर्ड पर सब कुछ जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो अभी अभी अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पर। अभी नहीं तो फिर सुबह हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरा हाथ थोड़ा सा तंग है, तो सुबह अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। तो इतना ही, गुड नाइट।